हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिजीत शेंडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे सरदाना ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम दैट इज चैप्टर नंबर 8 हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमें बेसिकली बायनोमियल थ्योरम फॉर द पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस हमें देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बायनोमियल थ्योरम है क्या, है ना। अब बायनोमियल थ्योरम के ऊपर डायरेक्टली आने से पहले हम कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बायनोमियल्स के प्रति उनको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है, कि बायनोमियल्स एक्चुअली होते क्या है, ठीक है, और क्यों हमें बायनोमियल थ्योरम बनाने की जरूरत पड़ी, है ना। देखिए, अगर मैं आपको सीधा बायनोमियल थ्योरम बता दूं, है ना, एक फॉर्मूला मैं आपको नोट करा दूंगा और उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, तो बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी, है ना, बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये बायनोमियल थ्योरम बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, है ना, क्या नीड थी। क्योंकि हम चीजों को तभी बनाते हैं जब उसी की हमें जरूरत होती है ना, जब हमें कहीं पे दिक्कत आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद द बायनोमियल वर्ड इटसेल्फ कि बायनोमियल एक्चुअली क्या होता है, ठीक है ना। बायनोमियल के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल। ये जो बायनोमियल वर्ड आपको दिख रहा है, इसमें ये जो बाय है ना, इसका मतलब होता है टू, है ना, इसका मतलब क्या होता है टू। तो बायनोमियल मतलब क्या, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो और वो अगर प्लस या माइनस से कनेक्टेड हो, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है बायनोमियल, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिसमें दो टर्म्स हो, कितनी टर्म्स हो, दो टर्म्स हो, और दोनों जो है वो प्लस या फिर माइनस से कनेक्टेड हो, तो ऐसे टर्म्स को, ऐसे एक्सप्रेशंस को, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को कहा जाता है बायनोमियल, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई है प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, तो यहाँ पे भी दो टर्म्स है और दोनों जो है वो किससे कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है। बट क्या ये हमारा बायनोमियल होगा? आप देखो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई दोनों टर्म्स में एक्स का डिग्री 2 है, वाई का डिग्री 1 है, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा ना, ठीक है, इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2x स्क्वायर वाई, है ना। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 2x स्क्वायर वाई, ठीक है। तो क्या ये मेरा बायनोमियल हुआ? नहीं हुआ। आपको क्या यहाँ पे दो टर्म्स दिख रही है? नहीं दिख रही है ना, तो ये हमारा बायनोमियल नहीं होगा, है ना, ये हमारा बायनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, अब आप यहाँ पे नोट करिएगा कि यहाँ पे दोनों टर्म्स, यहाँ पे एक्स का डिग्री जो है वो 2 है, यहाँ पे एक्स का डिग्री जो है 1 है, यहाँ पे वाई का डिग्री 1 है, यहाँ पे वाई का डिग्री कितना है? 2 है। अब यहाँ पे दो टर्म्स है ना, यहाँ पे क्या है? दो टर्म्स है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय द प्लस, है ना, दे आर कनेक्टेड बाय दी प्लस, सो दिस इज अवर बायनोमियल, है ना, ये क्या है? हमारा बायनोमियल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप a प्लस माइनस बी लेते हो, जो प्लस से कनेक्टेड है या फिर b से या फिर माइनस से कनेक्टेड है और जिसमें दो टर्म्स है, उसे हम क्या कहते हैं? बायनोमियल कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बायनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो बायनोमियल का आइडिया क्लियर है। बायनोमियल मतलब क्या होता है? ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिसमें दो टर्म्स हो, है ना, कितनी टर्म्स हो? दो टर्म्स हो, और वो प्लस या फिर माइनस से कनेक्टेड हो, तो इसे कहा जाता है बायनोमियल, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? बायनोमियल कहा जाता है। अब बायनोमियल थ्योरम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके ऊपर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है इन द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है ना, इनकी प्रीवियस क्लासेस में आपने ये पढ़ा है कि अगर हमें 98 का स्क्वायर निकालना हो तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, है ना। अगर आप 98 का स्क्वायर आपको निकालना हो तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। अगर मैंने आपसे कहा कि भैया 101 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये भी आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि सर 101 का स्क्वायर क्या हो सकता है, हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने आपसे कहा, है ना, वैसे ही अगर मैंने आपसे कहा कि 103 का क्यूब बताइए, तो ये भी आप आसानी से बता पाओगे, क्योंकि इसके लिए ना हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज है, कुछ आइडेंटिटीज है, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आपको इतना समझना है कि अगर हमने आपसे कहा कि 98 का स्क्वायर बताइए, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज अवेलेबल है। और 101 का स्क्वायर भी आप आसानी से निकाल पाओगे, वैसे ही 103 का क्यूब भी आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा, है ना, अगर मैंने यहाँ पे नंबर को 98 रखा और अगर मैंने इसका इंडेक्स जो है बढ़ा दिया 12, तो अभी क्या 98/12 आप निकाल पाओगे, है ना। अभी क्या आप 98/12 निकाल पाओगे? जब तक 98 का स्क्वायर था, 101 का स्क्वायर था, 103 का क्यूब था, तब तक तो बात ठीक थी, हम बहुत आसानी से निकाल पा रहे थे। लेकिन जब हमने नंबर का जो पावर है उसको इंक्रीज कर दिया, ज्यादा बड़ा कर दिया, तब हमें दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस केस में 98/12 निकालने के लिए हमारे पास फिलहाल अभी कोई आइडेंटिटीज अवेलेबल नहीं है,
है ना, फिलहाल हमारे पास कोई आइडेंटिटीज अभी अवेलेबल नहीं है। तो 98/12 निकालने के लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, है ना, क्या आएगी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वैसे ही अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब 101/13 बताइए, तो सेम फिर से हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि 101/13 जो है इसको निकालना हमें अभी आता नहीं है ना, हमें आता नहीं है। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे आपसे कह दूं कि 103/14 निकालिए, है ना, 103/14 निकालिए, तो इसमें भी हमें सेम दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि हम इससे अभी फेमिलियर नहीं है। हम स्क्वायर क्यूब तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना, स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, है ना, डिग्री 4 के भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम उसके पावर्स को थोड़ा हाईली रेज कर दे, थोड़ा बड़ा कर दे, तो उस केस में हमें क्या होती है, दिक्कत आती है। अब ये जो दिक्कत थी ना, इस 98/12 निकालने की जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बनाया गया है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। क्या बनाया गया है, बाइनोमियल थ्योरम। क्या करते हैं, इन नंबर्स को बाइनोमियल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके आप किसी भी नंबर की हायर पावर्स निकाल सकते हो, है ना, किसी भी नंबर्स की आप हायर पावर्स जो है वो निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का इंडेक्स जो है वो आप निकाल सकते हो, उसको एक्सपांड कर सकते हो बाय यूजिंग दी बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बाइनोमियल थ्योरम बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग 98/12, 101/13 एंड 103/14 इस टाइप के जो नंबर्स थे उनको हमें कैलकुलेट करना था, उनको हमें एक्सपांड करना था, उनकी हमें डिग्रीज निकालनी थी। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम बनाया, ठीक है ना। क्या बनाया, बाइनोमियल थ्योरम बनाया। अब इस बाइनोमियल थ्योरम में, इस चैप्टर में बेसिकली मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर डिस्कस करने वाले, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, लिखिएगा, दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव, ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर द व्हाट, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि इसके प्रीवियस क्लासेस में ना हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको 98 का स्क्वायर निकालना है, 101 का स्क्वायर निकालना है, 103 का क्यूब निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन कैसे निकाल सकते हो, क्या यूज करके निकाल सकते हो, तो हमारे पास ना यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज थी, है ना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखी हुई है, ठीक है। आइडेंटिटीज थी, क्या थी, अगर मान लो मुझे a+b⁻0 को खोलना है ना, या फिर एक्सपांड करना है, तो a+b⁻0 है। अगर किसी का भी पावर जो है, डिग्री जो है, इंडेक्स जो है वो 0 होता है, तो उसका रिजल्ट जो है वो कितना आता है, 1 आता है ना, उसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, हम सबको पता है। वैसे ही अगर देख लो, अगर मुझे a+b⁻1 निकालना है, इसको एक्सपांड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, a+b लिखूंगा, है ना, बहुत सिंपली a+b लिखूंगा। वैसे ही अगर मैं a+b² निकालूंगा, तो यहाँ पे भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आप बता सकते हो कि a+b² का जो एक्सपांशन है वो क्या होता है, a² + 2ab+ क्या होता है, b², है ना। वैसे ही अगर मैं a+b³ निकाल दूं, तो यहाँ पे भी आप आसानी से बता पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। a+b³ क्या होता है, a³ + 3a²b + 3ab² प्लस क्या होता है, b³, है ना, क्या होता है, प्लस b³। वैसे ही अगर आप a+b⁻4 निकाल लोगे, अगर आपको a+b⁻4 निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, है ना, जैसे a+b³ हमने निकाल लिया। वैसे ही अगर हमें a+b⁻4 निकालना है, देखो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है ना, कैसे निकाल पाएंगे, a+b⁻4 को ही हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a+b मल्टीप्लाइड बाय a+b³, है ना, a+b³। तो इसी को अगर हम लिखे, तो यहाँ पे देखो a+b जो है, इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, और ये a+b³ की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, a³ + 3a²b प्लस कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, 3ab² प्लस कितना होता है, b³। तो यहाँ पे दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो आपको क्या मिलेगा, a×a³ कितना हो जाएगा, a⁴। देन यहाँ पे देखो प्लस a×3a² भी कितना होना चाहिए, 3a³b, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए प्लस a×3ab² कितना हो जाएगा, 3a²b² प्लस यहाँ पे देखिए a×b³ कितना हो जाएगा, ab³
ठीक है, ए बी क्यूब। देन यहाँ पे देखिए प्लस बी से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, बी इंटू ए क्यूब कितना होना चाहिए, ए क्यूब बी, प्लस यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 3a² बी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए प्लस कितना हो जाएगा 3ab क्यूब, है ना, 3ab क्यूब, प्लस क्या होना चाहिए b इंटू बी क्यूब कितना होना चाहिए b⁴। तो इसी को अगर हम इवेलुएट करें, है ना, इसी को अगर हम इवेलुएट करें तो यहाँ इसी को अगर हम अरेंज करें, देखो कैसे लिखेंगे a⁴, उसके बाद यहाँ पे देखो अब इसको लिखेंगे किस पैटर्न में, है ना, इसको अगर हम किस पैटर्न में लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स मिली है, तो देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो कि अगर आप पहले की कुछ आइडेंटिटीज को देखो तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। अब क्या पैटर्न नजर आ रहा था, यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना, अगर आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो या फिर अगर आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे a क्यूब है, उसके बाद a² हो गया, उसके बाद a हो गया, उसके बाद a0 हो गया। a0 का मतलब कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे देखो b था तो ये पहले b0 था, फिर बाद में b हुआ, फिर बाद में b² हुआ, फिर बाद में b क्यूब हुआ। तो इस पैटर्न से आप ये समझ सकते हो कि फर्स्ट टर्म का जो डिग्री है ना, जो फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है बाय 1, है ना। फर्स्ट टर्म का जो डिग्री है या फिर इंडेक्स है वो क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, और सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो क्या होता है, इंक्रीज होते हुए जाता है ना, क्या होता है, इंक्रीज होते हुए जाता है। तो वैसे उसी पैटर्न में हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो डिक्रीज होते हुए जाना चाहिए और सेकंड टर्म का जो पावर है वो इंक्रीज होते हुए आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए a⁴ के बाद क्या आना चाहिए 3a क्यूब, देखो 3a क्यूब b दिख रहा है आपको, और कहीं पे a क्यूब b है क्या, यहाँ पे a क्यूब b है, 3a क्यूब b प्लस a क्यूब b कितना हो जाएगा, ये 4a क्यूब b हो जाएगा, है ना। a क्यूब के बाद क्या आना चाहिए a², देखो a² की टर्म कहीं भी दिख रही है क्या आपको, ये 3a² b है, 3a² b² है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6a² b², है ना, 6a² b² प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 3a² के बाद क्या आना चाहिए ab क्यूब, देखो यहाँ पे ab क्यूब है, यहाँ पे 3ab क्यूब है, ये कितना हो जाएगा 4ab क्यूब, ठीक है, और प्लस क्या आना चाहिए यहाँ पे b⁴। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ द वर्ड a प्लस b⁴, है ना, दिस इज द एक्सपांशन ऑफ द a प्लस b⁴, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अगर हम थोड़ा इन आइडेंटिटीज को ऑब्जर्वेशन करें, है ना, अगर हम इन थोड़ा आइडेंटिटीज को ऑब्जर्व करें, देखो यहाँ पे ना आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे ऐसी है, देखिए यहाँ पे इसका इंडेक्स जो है वो 0 था तो टर्म आपको यहाँ पे 1 मिली, यहाँ पे इंडेक्स 1 था तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितनी मिली 2 मिली, यहाँ पे इंडेक्स 2 था तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 2 3, मतलब इंडेक्स 2 था तो नंबर हमको कितना मिला, टर्म्स हमको कितनी मिली, नंबर ऑफ टर्म्स हमको कितनी मिली 3 टर्म्स मिली। जब यहाँ पे इंडेक्स 3 था तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिल रही है 1 2 3 4, कितनी टर्म्स हमें मिल रही है 4 टर्म्स हमें मिल रही है। जब इंडेक्स 4 था तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिल रही है 1 2 3 4 5, मतलब कितनी टर्म्स मिल रही है 5 टर्म्स मिल रही है। तो एक ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे ये बना सकते हैं कि इफ देयर इज एन इंडेक्स, अगर किसी बाइनोमियल का, व्हाट इज दिस आर बाइनोमियल्स, ये क्या है सारे बाइनोमियल्स है, तो अगर किसी बाइनोमियल का इंडेक्स जो है वो n है तो हमें कितनी टर्म्स मिलेगी n+1 टर्म्स मिलेगी, है ना। ये ऑब्जर्वेशन को आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 0 था तो टर्म 1 मिली, यहाँ पे इंडेक्स 1 था तो यहाँ पे 2 टर्म्स मिली, जब इंडेक्स 2 था तो हमें 3 टर्म्स मिली, और जब इंडेक्स 3 था तो हमें 4 टर्म्स मिली, और जब इंडेक्स 4 हो गया तो हमें टर्म्स कितनी मिली 5 मिली। मतलब अगर इंडेक्स हमारा n है तो हमें कितनी टर्म्स मिलेगी n+1 टर्म्स मिलेगी, मतलब इंडेक्स से एक से ज्यादा टर्म हमें मिलेगी, है ना, क्या मिलेगी, इंडेक्स से एक से ज्यादा टर्म मिलेगी। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। सेकंड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है, अगर आप थोड़ा क्लोजली देखो तो आपको दिख रहा होगा, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने जस्ट आपको ये बताया था कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म होती है बाइनोमियल में, जब आप एक्सपांशन कर रहे हो, इस बाइनोमियल के एक्सपांशन में जो फर्स्ट टर्म होती है उसका जो इंडेक्स है वो गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय 1, है ना, क्या होते जाता है वो 1 से डिक्रीज होते हुए जा रहा है। देखो ये थोड़ी ऑब्जर्वेशंस है, और ये ऑब्जर्वेशंस हमें हेल्प करने वाली है टू डिराइव द बाइनोमियल थ्योरम। एक जनरल थ्योरम बनाने के लिए, एक जनरल बाइनोमियल थ्योरम बनाने के लिए, है ना, जिसमें हम लोग n की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, उसको बनाने के लिए ये ऑब्जर्वेशंस हमें बहुत हेल्प करेगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा उसको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे देखा कि इंडेक्स अगर n है तो हमें n+1 टर्म्स मिलेगी, अगर 1 है तो 2 टर्म्स मिलेगी, 3 है तो 4 टर्म्स मिलेगी, इंडेक्स 2 है तो हमें 3 टर्म्स मिलेगी। उसके बाद हमने क्या देखा, है ना, उसके बाद हमने क्या देखा कि हर बाइनोमियल के एक्सपांशन में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर बाइनोमियल के एक्सपांशन में क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि वहां पे फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो गोज ऑन डिक्रीजिंग,
है ना, क्या होते जा रहा है, वो डिक्रीज होते जा रहा है। जितना उसका इंडेक्स था वहां से डिक्रीज हो रहा है, कहां तक डिक्रीज हो रहा है, 0 तक डिक्रीज हो रहा है। और कितने से डिक्रीज हो रहा है, 1 से डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे इंडेक्स 2 था तो स्टार्ट हुआ a स्क्वायर से, बाद में वो a हो गया और उसके बाद में क्या होना चाहिए, यहाँ पे a नहीं है, मतलब उसका पावर कितना होगा, a रेज टू 0, क्योंकि a रेज टू 0 कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे और जो सेकंड टर्म थी उसका जो इंडेक्स है वो क्या होते जा रहा है, उसका जो पावर है वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। कहां से इंक्रीज हो रहा है, 0 से इंक्रीज हो रहा है। कहां तक इंक्रीज हो रहा है, जितना उसका इंडेक्स था, जितना a प्लस बी का इंडेक्स था वहां तक, है ना, जितना a प्लस बी का जो इंडेक्स था वहां तक वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे b नहीं है, मतलब b का इंडेक्स 0, यहाँ पे b है मतलब कितना हो गया, b का इंडेक्स 1, और यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर, है ना। तो ये पैटर्न आपको समझ में आया कि बाइनोमियल के एक्सपांशन में जो फर्स्ट टर्म होगी, बाइनोमियल के एक्सपांशन में जो फर्स्ट टर्म होगी उसका जो इंडेक्स है वो क्या होते चलेगा, डिक्रीज होते चलेगा, है ना, डिक्रीज होते चलेगा बाय यूनिटी। और जो सेकंड टर्म होगी उसका जो इंडेक्स है या फिर उसका जो पावर है वो क्या होगा, इंक्रीज होते चलेगा बाय यूनिटी, है ना, क्या होगा, इंक्रीज होते चलेगा। फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते चल रहा है और सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होते हुए चल रहा है। सो दी ऑब्जर्वेशन 2 हो गई हमारी, है ना। एक तो क्या हो गया कि जितना इंडेक्स है उससे एक से ज्यादा हमें टर्म्स मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या देखा कि फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होते चल रहा है बाय यूनिटी, मतलब 1 से डिक्रीज होते चल रहा है। और सेकंड टर्म जो है उसका जो इंडेक्स है वो क्या हो रहा है, 1 से इंक्रीज होते चल रहा है ना, मतलब बाय यूनिटी अगेन, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे एक देखिएगा, अगर आप इन एक्सपांशंस को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें ना, इन एक्सपांशंस को अगर आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आप देखो, ये दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे इसके एक्सपांशन में जितनी भी टर्म्स है उन हर टर्म्स का इंडेक्स जो है वो सेम है इंडेक्स ऑफ द a प्लस बी के जैसा। इस बात को आप समझिएगा, क्या कह रहा हूं मैं, कि इन बाइनोमियल, जितनी भी बाइनोमियल आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, उन हर बाइनोमियल के एक्सपांशन में जितनी भी टर्म्स है ना, ईच टर्म, उन हर टर्म के इंडाइसेस का अगर आप एडिशन करोगे तो वो किसके जैसा सेम मिलेगा, a प्लस बी के इंडेक्स जैसा मिलेगा, है ना, a प्लस बी के इंडेक्स जैसा मिलेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में a स्क्वायर, a का इंडेक्स क्या है, 2 है, और a प्लस बी का भी इंडेक्स कितना है, 2 है। यहाँ पे देखो a इंटू बी, a का इंडाइसिस कितना हो गया 1, b का इंडाइसिस कितना हो गया 1, दोनों के इंडाइसिस का अगर आप एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 2, किसके जैसा है, a प्लस बी के इंडेक्स के जैसा है। यहाँ पे देखो b स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स मिली उस हर टर्म का जो इंडेक्स था, वो जो इंडाइसिस था या फिर इंडाइसिस का एडिशन था वो किसके इक्वल मिल रहा है आपको, a प्लस बी के इंडेक्स के इक्वल मिल रहा है ना, किसके इक्वल मिल रहा है, a प्लस बी के इंडेक्स के इक्वल मिल रहा है। यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी रेज टू क्यूब है, मतलब यहाँ पे a प्लस बी का जो पावर है वो 3 है, तो यहाँ पे आप देखो जितनी भी टर्म्स आपको दिख रही है उन हर टर्म्स का जो पावर है वो 3 होगा, है ना, उन हर टर्म्स का जो पावर है वो 3 होगा। देखो a का पावर भी 3 है, a स्क्वायर इंटू बी, a का इंडेक्स जो है 2 हो गया, b का इंडेक्स जो है 1 हो गया, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, फिर से 3 हो गया। यहाँ पे देखो a का इंडेक्स 1 है, b का इंडेक्स कितना है 2 है, सो 1 प्लस 2 फिर से कितना हो गया 3 हो गया। और यहाँ पे देखो b क्यूब है, तो यहाँ पे b का जो पावर है वो कितना है 3 है, मतलब a प्लस बी क्यूब के एक्सपांशन में जितनी भी टर्म्स थी, a प्लस बी क्यूब के एक्सपांशन में जितनी भी टर्म्स थी उन हर टर्म्स के इंडाइसिस का जो एडिशन है वो आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। मतलब क्या है कि हर एक्सपांशन में, इन द एवरी एक्सपांशन ऑफ द बाइनोमियल, ठीक है, ईच टर्म, है ना, ईच टर्म के इंडाइसिस का जो एडिशन है वो क्या होता है, सेम होता है, किसके जैसा होता है, a प्लस बी के इंडेक्स के जैसा होता है, ठीक है ना। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस हमें निकाल ली, और ये 3 ऑब्जर्वेशंस जो है हमें बाइनोमियल थ्योरम डिराइव करने में बहुत इंपॉर्टेंट करने वाली बेटा, ठीक है ना, क्या करने वाली है, हमें बहुत हेल्प करने वाली है टू डिराइव दी बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम को हम प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन हम उसका एक जनरल फॉर्मूला जो बनाएंगे, उस फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना है, इन ऑब्जर्वेशंस का यूज करना है, पहली बात, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने इन आइडेंटिटीज को हमने क्या कर लिया, एक्सपांड तो कर लिया, है ना, इन आइडेंटिटीज को हमने ऑब्जर्व भी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जैसे मैंने a प्लस बी रेज टू 4 निकाला, है ना, जैसे मैंने a प्लस बी रेज टू 4 निकाला, तो a प्लस बी रेज टू 4 निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ा, यहाँ पे मेहनत करना पड़ा, है ना, थोड़ी सी क्या करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। तो अगर मान लो कि मैं a प्लस बी रेज टू 5 निकालता हूं, तो a प्लस बी रेज टू 6 निकालना चाहता हूं, या फिर a प्लस बी रेज टू 7 निकालना चाहता हूं, तो उसे निकालने के लिए तो मुझे दिक्कत हो जाएगी ना, मुझे क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अब मैं ये सोच रहा हूं, क्या मैं इन प्रोसेस को कन्वीनियंट कर सकता हूं, है ना, क्या इसको हम थोड़ा कन्वीनियंट कर सके कि ना इतना सारा प्रोसीजर ना करके मुझे शॉर्टली आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए ना, हम कुछ ऑब्जर्वेशंस और यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो a प्लस बी रेज टू 0, इसका जब इंडेक्स 0 था तो
तो हमें कितने कोएफिशिएंट्स मिले, 1 मिले। यहाँ पे a प्लस बी रेज टू 1 था, तो यहाँ पे मुझे कितनी टर्म्स मिली, 2 टर्म्स मिली, और उन 2 टर्म्स का जो कोएफिशिएंट है, a का कोएफिशिएंट 1 था, b का भी कोएफिशिएंट 1 था। a प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर को हमने एक्सपांड किया तो क्या मिला, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 है, a इंटू b का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 2 है, और b स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो भी कितना है, 2 है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इनके कोएफिशिएंट्स का डेटा बनाऊं तो देखते हैं क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट्स का डेटा बनाएंगे, ठीक है ना। कोएफिशिएंट्स का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा बनाने वाले हैं। थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा, है ना। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जहां पे हमें पहुंचना, एक्चुअली हमारा डेस्टिनेशन क्या है, बायनोमियल थ्योरम है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप बायनोमियल थ्योरम की तरफ जाएंगे। हम यहाँ पे कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। देखो अगर आप शॉर्टकट अप्लाई करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है उसको बहुत शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा एम है कॉन्सेप्ट समझना, ना कि क्वेश्चन को समझना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, और अगर आपने क्वेश्चन को समझा, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, तो आप कोई भी क्वेश्चन आने दो उसमें आपको टाइम लगना ही वाला है, ठीक है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स लिख दिया हमने, यहाँ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट्स, है ना, कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब इस मेरी बात को समझिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। जब हमने इंडेक्स 0 लिया, तो हमें कितने कोएफिशिएंट्स यहाँ पे मिले, एक ही कोएफिशिएंट हमें मिला, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है, उसका कोएफिशिएंट 1 है। जब हमने इंडेक्स 1 लिया था, है ना, जब हमने यहाँ पे इंडेक्स जो है 1 लिया था, तो यहाँ पे देखो आपको कितनी टर्म्स मिली, a b, मतलब 2 टर्म से a का कोएफिशिएंट 1 है, b का भी कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे, a का कोएफिशिएंट 1 और b का भी जो कोएफिशिएंट है वो भी क्या है हमारा, 1 है, ठीक है। जब हमने यहाँ इंडेक्स जो है वो 2 लिया, है ना, जब हमने यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 2 लिया, तो यहाँ पे देखो जब a प्लस बी स्क्वायर को आपने एक्सपांशन किया तो इसका जो कोएफिशिएंट है आपको क्या मिला, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, a इंटू बी का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है, और b स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1, ठीक है, 1 देन 2, देन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, डेटा को अरेंज कर रहे हैं, फिर बाद में हम लोग इस डेटा को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है, लेकिन अभी फिलहाल हमें सिर्फ अरेंज करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखिएगा, जब हमने a प्लस बी क्यूब किया, है ना, जब हमने a प्लस बी क्यूब किया तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। जब हमने इंडेक्स 3 लिया तो देखो यहाँ पे जो टर्म्स आपको मिल रही है, a क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, a स्क्वायर b का कोएफिशिएंट 3 है, ab स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 3 है, और b क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। मतलब ये कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही सॉरी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1, है ना। जो b क्यूब है उसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और थोड़ा अगर हम आगे चले तो जब हमने इंडेक्स 4 लिया, है ना, जब हमने क्या किया, यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 4 लिया, तो इंडेक्स 4 लेने के बाद जो मुझे कोएफिशिएंट्स मिले वो कैसे मिले, 1, ठीक है ना, क्या मिला, देन मुझे यहाँ पे 4, देन यहाँ पे मुझे क्या मिला था, 6, देन यहाँ पे मुझे क्या मिला था, 4, और यहाँ पे मुझे क्या मिला था, 1 मिला था, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे क्या मिला था, 1 मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा को अरेंज कर लिया, ठीक है। अब ये जो डेटा हमने बनाया है, कैसे बनाया है, इन आइडेंटिटीज के कोएफिशिएंट्स का डेटा हमने बनाया। अब इसको अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक बात देखिएगा कि ये 1 से स्टार्ट होता है, हर रो जो है यहाँ पे 0 इंडेक्स है, ये इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, और ये क्या है, उसके कोएफिशिएंट्स है। अगर आपने किसी बायनोमियल का इंडेक्स जो है वो 0 रखा तो उसमें कितने कोएफिशिएंट आएगा, एक कोएफिशिएंट आएगा। अगर आपने किसी बायनोमियल का इंडेक्स जो है 1 रखा तो उसके को कितने कोएफिशिएंट्स आपको मिलेंगे, 2 कोएफिशिएंट मिलेंगे, 1, 1। देखो यहाँ पे चेक करो, 1, 1, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आपने इंडेक्स 2 रखा तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगे, देखो मैंने क्या कहा था, अगर इंडेक्स n है तो कितनी टर्म्स मिलेगी, n+1, तो देखो 3 टर्म्स आपको मिल रही है, तो 3 टर्म्स के 3 कोएफिशिएंट्स भी होंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 अगर इंडेक्स रखा तो आपको 3 कोएफिशिएंट्स मिलेंगे, क्या, 1, 2, 1, और अगर आपने 3 को, ठीक है ना, 3 इंडेक्स रखा तो आपको कितने कोएफिशिएंट्स मिलेंगे, 1, 3, 3, 1, और अगर आपने 4 को, ठीक है ना, 4 कोएफिशिएंट्स रखे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 इंडेक्स रखा तो आपको कितनी टर्म्स मिलेंगी, 5 टर्म्स मिलेंगी, और 5 टर्म्स के कितने कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, 5 कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, देखो 1, 4, 6, 4 एंड 1, ठीक है। एक बात अब यहाँ पे हम ये भी नोटिस करेंगे कि ये जो आपका बिगिनिंग है, ये जो आपको बिगिनिंग में दिख रहा है ये 1 है, और इसका एंड जो है वो भी 1 पे होता है। ये स्टार्ट भी 1 से होता है। हर रो जो है यहाँ पे आप किसी भी इंडेक्स का रो निकाल लो,
फिफ्थ इंडेक्स का रो निकाल लो, सिक्स्थ इंडेक्स का रो, ठीक है ना, सिक्स इंडेक्स का रो निकालो या फिर सेवन इंडेक्स का रो निकालो, उसका जो बिगिनिंग है 1 से ही होगा और उसका जो एंडिंग है वो भी 1 से ही होगा, है ना। बिगिनिंग भी 1 से होता है और एंडिंग भी क्या होता है, 1 से होता है। अब अगर आप थोड़ा इस डेटा को और क्लोजली ऑब्जर्व करो ना, इस डेटा को अगर आप थोड़ा और ऑब्जर्व करो तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। क्या पैटर्न नजर आ रहा है, यहाँ पे ये जो 2 है ना, इट इज एडिशन ऑफ 1 एंड 1। अगर आप 1 + 1 कर दो, है ना, अगर आप 1 + 1 कर दो तो आपको 2 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। वैसे ही ये जो आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, 1 + 2 अगर आप कर दोगे तो कितना मिलेगा, 1 + 2 कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। वैसे ही 2 + 1 भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। 2 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 1 + 3 कर दूं, है ना, अगर मैं यहाँ पे 1 + 3 कर दूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। वैसे ही अगर मैं 3 + 3 कर दूं, है ना, वैसे ही अगर मैं 3 + 3 कर दूं तो मुझे 6 मिलेगा। और अगर मैं 3 + 1 कर दूं, है ना, अगर मैं 3 + 1 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हर इंडेक्स रो का, है ना, हर इंडेक्स रो जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 पे बिगिन होता है ना, 1 पे स्टार्ट होता है और 1 पे ही क्या होता है, एंड होता है। और बीच के जो कोएफिशिएंट्स है ना, बीच के जो कोएफिशिएंट्स है, दे आर व्हाट, एडिशन ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द प्रीवियस टर्म और द प्रीवियस रो, है ना। यहाँ पे जो आपको कोएफिशिएंट्स मिलते हैं ये क्या होता है, एडिशन ऑफ द प्रीवियस कोएफिशिएंट्स। तो प्रीवियस कोएफिशिएंट्स कहते हैं 1 + 3 = 4, देन 3 + 3 = 6 एंड देन 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि अगर इस टाइप का डेटा हम बना देते हैं तो यहाँ पे हमने दो चीजें ऑब्जर्व की। एक तो जो है हर कोएफिशिएंट जो है, हर रो जो है, इंडेक्स रो जो है 1 से स्टार्ट होगा और वो किस पे एंड होगा, 1 पे ही एंड होगा। उसके बाद हमने क्या देखा कि हम किसी भी इंडेक्स रो को हम बना सकते हैं। मान लो कि अगर मुझे 4th इंडेक्स रो बनाना है तो मैं इसको बना सकता हूं बाय यूजिंग द 3rd इंडेक्स रो, है ना। क्या बना सकता हूं मैं, 3rd इंडेक्स रो। अब क्वेश्चन ये था हमारे पास, ये डेटा तो हमने ऑब्जर्व कर लिया, अब क्वेश्चन ये था हमारे पास कि जैसे a + b⁴ हमने निकाल लिया। अब a + b⁴ निकालने के लिए मुझे यहाँ पे इतना मेहनत करना पड़ा, है ना। मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे इतना मेहनत करना पड़ा। पहले दो आइडेंटिटीज को मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर उनके मल्टीप्लिकेशंस को एडिशन करना पड़ा, उनकी टर्म्स को अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिला, ये मिला। लेकिन अगर मैं a + b⁴ निकालने के लिए अगर मैं इसका यूज करूं, है ना, इसको कहा जाता है बेटा पास्कल्स ट्रायंगल, है ना। ये जो होता है इसे कहा जाता है पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। क्या कहा जाता है, पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो ये पास्कल्स ट्रायंगल का यूज करके, है ना, आप इजीली जो है a + b⁴ का एक्सपांशन निकाल सकते हो। a + b⁴ का मतलब क्या होता है, a + b⁴ है, 4 है, इंडेक्स अगर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आनी चाहिए, 5 टर्म्स आनी चाहिए। क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया था आइडेंटिटी के पैटर्न में, हमने ऑब्जर्व किया था जब इंडेक्स जो है वो 4 होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें 5 मिलेगी। तो यहाँ पे अगर a + b⁴ मुझे निकालना है तो देखो a + b⁴ निकालना मतलब एक आइडिया तो क्लियर हो गया कि 5 टर्म्स रहेगी, और 5 टर्म्स है तो 5 टर्म्स के 5 कोएफिशिएंट्स भी आनी चाहिए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, है ना, डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, अगर मुझे a + b⁴ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस पास्कल ट्रायंगल का यूज करूंगा। पास्कल ट्रायंगल का यूज करके मैं इंडेक्स 4 का रो देखूंगा, इंडेक्स 4 के रो देखने के बाद मुझे क्या मिल जाएंगे, उसके कोएफिशिएंट मिल जाएंगे, और मैं इजीली क्या कर पाऊंगा, a + b⁴ को एक्सपांड कर पाऊंगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि क्या हम ऐसा कोई कन्वीनियंट रास्ता देख सकते हैं जिससे मुझे ये सारी प्रोसेस ना करनी पड़े और डायरेक्टली मुझे a + b⁴ मिल जाए, मतलब उसका एक्सपांशन मिल जाए, उसके कोएफिशिएंट मिल जाए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, a + b⁴ को एक्सपांड करने में हमें ये तो पता है कि फर्स्ट टर्म का डिग्री जो है वो इंक्रीज होते जाएगा, फर्स्ट टर्म का डिग्री जो है, फर्स्ट टर्म का इंडेक्स जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, और सेकंड टर्म का इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। ये दो चीजें हमें पता है। और उसके बाद हमें ये भी पता था कि उसमें जितनी भी टर्म्स होगी उन टर्म्स के हर इंडाइसेस का एडिशन जो है वो सेम होना चाहिए, किसके, a + b के इंडेक्स के जैसा। लेकिन क्या कोएफिशिएंट निकालने का कोई तरीका था, है ना, यहाँ पे ये कोएफिशिएंट जो आते हैं वो कोएफिशिएंट निकालने का कोई तरीका था, नहीं था। अब यहां से मुझे ये भी मिल गया कि मैं डायरेक्टली कोएफिशिएंट निकाल सकता हूं। अगर मुझे कोई भी एक्सपांशन करना हो, मान लो a + b⁵ भी मुझे एक्सपांशन करना हो, तो उसके लिए भी मैं क्या कर सकता हूं, इस डेटा का यूज कर सकता हूं, और इस डेटा का यूज करके, पास्कल ट्रायंगल का यूज करके मैं उसके कोएफिशिएंट्स देख सकता हूं। बाकी की चीजें तो आराम से हो जाएगी ना। तो यहाँ पे देखो, अगर a + b⁴ आपको निकालना था तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 4 6 4 1। देखो यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट है, 1 4 6 4 1। चेक कर लो आप एक बार,
ठीक है ना, क्या है 14641, ठीक है। तो इसी को कन्वीनियंट करने के लिए a प्लस बी रेज टू 4 का एक्सपांशन कन्वीनियंट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, पास्कल ट्रायंगल का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। क्या यूज कर सकते हो, पास्कल ट्रायंगल का यूज कर सकते हो। मान लो अगर मुझे a प्लस बी रेज टू 5 निकालना हो, है ना, अगर मुझे a प्लस बी रेज टू क्या निकालना हो, 5 निकालना हो, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं a प्लस बी रेज टू 5 निकालूंगा, मतलब इसका इंडेक्स अगर 5 है तो इसकी टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 6 टर्म्स होनी चाहिए। इंडेक्स 5 है तो टर्म्स कितनी होगी, 6। अगर मान लो कि मैं यहां पे अकॉर्डिंगली आइडेंटिटीज जाता हूं, a प्लस बी रेज टू 5 को मैं a प्लस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी क्यूब लिखता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इन दोनों आइडेंटिटीज का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, उनके टर्म्स का एडिशन करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि प्रोसेस हमें कैसी है, कन्वीनियंट बनानी। अगर मैं इस प्रोसेस से जाऊंगा, a प्लस बी रेज टू 5 को मैं a स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी क्यूब लिखूंगा, उसको अरेंज करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, एडिशन करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। आज के समय में वो जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, बहुत लेंदी हो जाएगी। तो इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए, मतलब हमें फटाक से आंसर मिल जाए, जल्द से जल्द आंसर मिल जाए, इसके लिए हमने क्या बनाया, पास्कल ट्रायंगल बनाया, है ना। इसके लिए हमने क्या बनाया, पास्कल ट्रायंगल बनाया। अब पास्कल ट्रायंगल का यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, इजीली इसके कोएफिशिएंट निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे a प्लस बी रेज टू 5 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पास्कल ट्रायंगल में मुझे क्या बनाना पड़ेगा, फिफ्थ रो बनाना पड़ेगा, है ना। पास्कल ट्रायंगल में मुझे क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ इंडेक्स रो बनाना पड़ेगा। और हमें पता है कि ये किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और किससे एंड होता है, ये 1 पे ही एंड होता है। 1 से स्टार्ट होता है और 1 से एंड होता है, और बीच वाले जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या होते हैं, एडिशन ऑफ द प्रीवियस रो। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 4 आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 प्लस 4 प्लस 6 आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। 6 पर प्लस 4 भी आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। और 4 प्लस 1 भी आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, है ना। 4 प्लस 1 भी आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट आ गए ना, हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ गए, कोएफिशिएंट आ गए, मतलब टोटल 6 टर्म थी, 6 टर्म के कोएफिशिएंट हमें मिल गए। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इसको अरेंज करना है। देखिएगा a प्लस बी रेज टू 5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे इसको एक्सपांड करेंगे। हमें यह बात पता है कि a की जो पावर है वो डिक्रीज होते हुए चलती है, और b की जो पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज होते हुए चलेगी। तो हम लोग फिलहाल कोएफिशिएंट नहीं लिखते, सिर्फ हम लोग टर्म्स नोट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, a रेज टू 5 प्लस देन क्या होना चाहिए, a का पावर डिक्रीज होगा मतलब 4 हो जाएगा, b का पावर इंक्रीज हो जाएगा मतलब b हो जाएगा। उसके बाद क्या आना चाहिए, देखो a का पावर डिक्रीज हो जाएगा, 4 था तो ये हो जाएगा क्यूब, और b का पावर इंक्रीज हो जाएगा b स्क्वायर। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे फिर से क्या होगा, a का पावर डिक्रीज हो जाएगा मतलब a स्क्वायर, b का पावर इंक्रीज हो जाएगा, क्या मिलेगा, b क्यूब। देन यहाँ पे देखिए प्लस, फिर से यहाँ पे क्या होगा, a का पावर डिक्रीज हो जाएगा, कितना मिलेगा a, b का पावर इंक्रीज हो जाएगा, कितना मिलेगा b रेज टू 4, है ना। देन यहाँ पे देखो प्लस, अभी a था, फिर क्या हो जाएगा a0, और a0 का ही मतलब क्या होता है, 1 होता है, और b का जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कितना मिलेगा, b रेज टू 5, है ना। कितना मिलेगा आपको, b रेज टू 5। अब यहाँ पे देखो ये टर्म्स तो हमने निकाल ली, है ना, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर से हमने इसका ये एक्सपांशन तो निकाल दिया, लेकिन हमें कोएफिशिएंट निकालने थे। तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्कल ट्रायंगल का यूज करेंगे। देखो पास्कल ट्रायंगल में फर्स्ट कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद देखो आपको क्या मिलेगा, सेकंड कोएफिशिएंट कितना है, 5। उसके बाद देखो थर्ड कोएफिशिएंट जो है कितना है, 10। उसके बाद देखो फोर्थ कोएफिशिएंट जो है कितना है, 10 है। थर्ड कोएफिशिएंट हमारा फोर्थ कोएफिशिएंट हमारा 10 है। उसके बाद देखो फिफ्थ कोएफिशिएंट जो है हमारा 5 है, और लास्ट वाला जो कोएफिशिएंट है हमारा क्या है, 1 है। तो आपने बहुत इजीली क्या कर लिया, इसको एक्सपांड कर लिया, है ना। तो हमने क्या किया था कि हमें एक ऐसी कन्वीनियंट प्रोसेस देखनी थी जिससे हम लोग किसी भी बायनोमियल का एक्सपांशन जो है वो इजीली निकाल पाए, है ना। एक्सपांशन जो क्या कर पाए, इजीली निकाल पाए। तो हमने क्या किया, पास्कल ट्रायंगल बनाया, और पास्कल ट्रायंगल बनाने के बाद हमने ये देखा कि हम लोग इजीली जो है किसी भी इंडेक्स का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, किसी भी बायनोमियल के पावर का हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। और एक बार हमें कोएफिशिएंट मिल गए तो हम किसी भी बायनोमियल को इजीली जो है वो एक्सपांड कर सकते हैं।